हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर। आप फटाफट से सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए। और मैं आपका दोस्त प्रेम स्वामी। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसके अंदर हमें दो भौतिक प्रदेश है दोस्तों। हरि मोहन सक्सेना के अनुसार चार भौतिक प्रदेश है, इनके दो भौतिक प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था हाड़ौती का पठार, और 2 नंबर पर पढ़ा कौन सा? अरे कौन सा पढ़ा था, जल्दी से बताओ दोस्तों। 2 नंबर पर हमने पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तीसरा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश चल रहा है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो भी पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा चल रहा है दोस्तों। पूर्वी मैदानी भाग और दोस्तों हाड़ौती का पठार ये हम पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश हम अभी शुरू किया है दोस्तों। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज इसकी शुरुआत आगे और करते हैं। इसके अंदर हमने उत्तरी अरावली तक पढ़ चुके हैं, इसकी जो चोटियाँ वो भी पढ़ चुके हैं, आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं आगे मध्य अरावली की तरफ दोस्तों। मध्य अरावली के दोस्तों विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार अजमेर से है और औसत ऊंचाई है 500 से 700 मीटर। उत्तरी अरावली की 450 मीटर, इसकी है दोस्तों औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर। प्रमुख पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर, और प्रमुख चोटियाँ गौरम जी, मौर्या जी, तारागढ़, नाहक पहाड़ी, ये दोस्तों सारी की सारी अजमेर के अंदर है। प्रमुख दर्रे हैं बर्द दर्रा पाली के अंदर, शिवपुरी, सुराघाट दर्रा, पिंपली दर्रा, अरण्य दर्रा, पाखेड़िया दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, ये सारे के सारे अजमेर के अंदर। ठीक है, ये प्रमुख दर्रे। अब कहाँ कहाँ पर है सर, आप बताइए तो सही दोस्तों। ये अपना क्षेत्र वाला ये रह गया, क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं कल उत्तरी अरावली, और मध्य अरावली का क्षेत्र ये रह गया। मैंने प्रमुख दर्रे बता दिए आपको, यहाँ पर मैप के बिना भी पढ़ सकते हो। और अपना विस्तार अजमेर के अंदर है, मुख्यतः विस्तार अजमेर के अंदर है। औसत ऊंचाई 500-700 मीटर। प्रमुख पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर। प्रमुख चोटियाँ गौरम जी की, मौर्या जी की, तारागढ़, नागपहाड़। और प्रमुख दर्रे बर दर्रा, शिवपुरी, सुराघाट, पिंपली, अरनिया, पाकेरे, झीलवाड़ा ही है। चलिए आगे। दक्षिण अरावली का विस्तार है राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। बस इसका इतना ही दोस्तों, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मध्य अरावली का बस चीज़ें यही है। अब दक्षिण अरावली की दोस्तों विस्तार है राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, 3 जिलों के अंदर। औसत ऊंचाई है 900 मीटर। प्रमुख पहाड़ियाँ कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद, बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, देवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। यानी 4 पहाड़ियाँ मुख्यतः राजसमंद के अंदर है, 2 है पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर। मैप के अंदर ये रही दोस्तों। उदयपुर रहा दोस्तों ये क्षेत्र, और राजसमंद वाला ये है, और सिरोही ये है। इसके अंदर विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ दोस्तों सिरोही के अंदर है। बिछा मेड़ा और गोगुंदा की पहाड़ियाँ ये उदयपुर के अंदर है। खमनोर की पहाड़ियाँ, देवेर की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, ये कुकरा की पहाड़ियाँ वो अजमेर राजसमंद के मध्य दोस्तों। ये आप यहाँ थोड़ा सा ये इस प्रकार है। लेकिन देवेर की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, ये दोस्तों आपकी राजसमंद में, प्रॉपर राजसमंद के अंदर ही स्थित है। चलिए, दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दोस्तों? पूर्व पश्चिमी गलियारा दोस्तों, यहाँ से गुजरता है NH76, जिसका नया नाम है दोस्तों NH27। ये यहाँ से दोस्तों इस प्रकार गुजरता है। हाथी दर्रा, यहाँ पर हाथी दर्रा भी रह जाता है। और ये अपना सिरोही से होकर दोस्तों यहाँ से चित्तौड़गढ़, यहाँ से देवबारी दर्रा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यहाँ से गुजरता है। केवड़ा की नाल उदयपुर राजसमंद के अंदर है दोस्तों, ये केवड़ा की नाल हो गई। और दिल्ली जो मुंबई औद्योगिक गलियारा है, यह NH48 से राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे है जो यहाँ से गुजरता है। चलिए, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? सबसे बड़ी चोटी दोस्तों अरावली की है वह है गुरु शिखर, जो सिरोही के अंदर है। 1722 या 1727, जो गुरु संतों का शिखर 5 मीटर अगर ऐड कर लिया जाए तो 1727 हो जाएगी, यानी 1722। शेरगढ़ है जो अपना सिरोही के अंदर है 1597 मीटर। दिलवाड़ा है सिरोही के अंदर 1442 मीटर। जरगा है उदयपुर 1430। अचलगढ़ है सिरोही 1381 मीटर। कोमलगढ़ है राजसमंद 1224 मीटर। ऋषिकेश है सिरोही। कमलनाथ उदयपुर
सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा उदयपुर, लीलागढ़ उदयपुर, नागपानी उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, कोटला उदयपुर। ये सारे की सारी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों दक्षिण अरावली की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट ये 3 4 5 यहाँ तक। चलिए आगे। अरावली के प्रमुख पठार दोस्तों। अरावली का दोस्तों पठार समतल उच्च भूमि धरातल प्रदेश है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का ऊंचा शहर माउंट आबू है। सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? अरे बताओ रे दोस्तों आप सभी। मीठे पानी की झील नक्की झील जो माउंट एवरेस्ट पर ही के पास बनी हुई है। नक्की झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, मीठे पानी की पूछी जाती है तो। और माउंट आबू है दोस्तों सबसे ऊंचा शहर। माउंट आबू शहर किस पठार पर स्थित है दोस्तों? ये उड़िया के पठार पर माउंट एवरेस्ट स्थित है और उड़िया के पठार पर ही नक्की झील स्थित है। राजस्थान अरावली का सबसे ऊंचा भाग है दोस्तों 1360 मीटर। ये आबू के पठार के ऊपर उड़िया का पठार बना हुआ है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों वह आबू का पठार जिसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। यह बैथोलिक संरचना इंचेस वर्ग में बना हुआ है। चलिए 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 इस चीज को छोड़ दो दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें करवा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों झुंझुनू के अंदर पालखेत की पहाड़ी, लोवागढ़ पर्वत, भोजगढ़ पर्वत, जो अधवाड़ा पर्वत, नेहरा पर्वत, ये अपने कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू कहाँ पर रह गया दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो अरे भाइयों। ये रह गया। मीना की पहाड़ियाँ, बयाना दुर्ग, हरियाणा, डोसी पर्वत, ये दोस्तों अपना यहाँ पर रह गया हरियाणा के अंदर। दिल्ली के अब दोस्तों जो अपना हरियाणा के अंदर दोस्तों इसे अरावली को क्या कहते हैं दोस्तों? हरियाणा के अंदर कहते हैं दोस्तों मीना की पहाड़ियाँ है, बयाना का दुर्ग। दिल्ली के अंदर अरावली को कहते हैं रॉयल सीना या रायसीना की पहाड़ियाँ जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। मैंने पहले दिन ही बता दिया था। अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियाँ हर्ष की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा के अंदर। ठीक है। अब दोस्तों हम राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, ये अलग अलग भाग है दोस्तों। अब दोस्तों हमने 3 हमारा भौतिक प्रदेश है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है हमारा केवल और केवल जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो, जिसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है और आपका थार का मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल उत्पत्ति किससे होती है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये दोस्तों कौन सा रह गया? ये पश्चिमी मरुस्थल, ये अरावली, ये दोस्तों और ये पूरा पश्चिमी मरुस्थल, ये पूरा रह गया। ठीक है, आगे चर्चा हम कर रहे हैं उत्पत्ति की। हम ज़्यादा थार के मरुस्थल की उत्पत्ति होती है दोस्तों राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये दोस्तों प्लेस्टोसीन काल के अंदर 33 सागर के अवशेष से इसकी उत्पत्ति होती है नूतन महाक्लब के अंदर, न्योजैक एरा में। थार के मरुस्थल की विशेषता है 33 सागर का अवशेष है, यानी खारे पानी की झीलें हैं, ट्रेसरी कालीन औषधि चट्टानें हैं, जीवाश्म खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर के भंडार यहाँ पर बने हुए हैं। जैसलमेर के अंदर कुलधरा गांव में मछली व्हेल के अवशेष भी मिले हैं अभी हाल ही के अंदर दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अब थार के मरुस्थल का एक विशेष कारण पूछा जाता है ना, तो थार के मरुस्थल के अंदर दोस्तों जो खारे पानी की झील थी पहले, उसको सूखने से या किसी कारण उस दब गए वहाँ पर जीव, उससे दोस्तों यहाँ पर जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर, उन्हीं से निकलते जीवाश्म खनिज है यहाँ पर। पराना, कपुरडी, जालीपा, लिग्नाइट, कोयला, बाड़मेर संचौर बेसिन, पेट्रोलियम के भंडार, सागरजा बेसिन, प्राकृतिक गैस के, सोनू क्षेत्र, चूना पत्थर, ये दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर भाग नहीं है दोस्तों, थार मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ये दोनों आपस में भाग नहीं है दोस्तों किसके। एक मिनट, ये स्लाइड कौन सी ऐड कर दी? एक मिनट। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार देखिए दोस्तों। अब विस्तार देखिए,
इसका विस्तार दोस्तों विश्व की स्थिति में देखें तो दोस्तों ये अफ्रीका मरुस्थल के समान उत्तरी अफ्रीका यहाँ पर रह गया। यहाँ पर देखिए अफ्रीका यहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका यहाँ पर, सहारा, अरब सागर, कबीर ये रह गया। भारत का थार मरुस्थल यहाँ पर, यह पाकिस्तान, ये इस विस्तार इस दिशा में है, इस साइड थार के मरुस्थल। भारत में थार का मरुस्थल उत्तरी पश्चिम में स्थित है दोस्तों। राजस्थान के अंदर 58.68 यानी सर्वाधिक राजस्थानी है थार मरुस्थल के अंदर। गुजरात है 12.85, पंजाब है 7.8%, हरियाणा के अंदर 6.12%। थार का मरुस्थल जन घनत्व में सबसे न्यूनतम है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम जन घनत्व है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वह थार का मरुस्थल। ये पूरा का पूरा यहाँ 2,09,042 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर दोस्तों 61.11% जनसंख्या, केवल 40% जनसंख्या निवास करती है। औसत ऊंचाई है 250 से 300 मीटर दोस्तों, यानी ये पठारी प्रदेश नहीं है, ये धरातलीय प्रदेश है दोस्तों। थार के मरुस्थल के अंदर 12 जिले आते हैं दोस्तों, कौन कौन से? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये इतने जिले, सीकर हमने काउंट कर लिया क्या? सीकर, ये इतने जिले आते हैं दोस्तों थार के मरुस्थल के अंदर, 12 जिले। और सबसे छोटा जिला थार का मरुस्थल का है झुंझुनू, और सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है वह है जैसलमेर। रेड क्लिप रेखा वाला मैंने बताया था ना दोस्तों, रेड क्लिप रेखा अरावली गुजरात दोस्तों, इस साइड मैंने बताया था ना, रेड क्लिप रेखा यहाँ से यहाँ तक है। ये चीज़ें मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विश्व के संदर्भ में थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, अपना थार का मरुस्थल है। उपोष्णता की दृष्टि से 9वां स्थान है। जनसंख्या और जैव विविधता दृष्टि से प्रथम स्थान है ये। तो चलिए दोस्तों सॉरी दोस्तों सॉरी दोस्तों थोड़ा सा भारत के कुल मरुस्थल का 58.68% भाग है, ये अपना कहां पर है? भारत के कुल मरुस्थल का 58.58% दोस्तों भाग राजस्थान के अंदर है, सॉरी भारत के अंदर है। और राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल क्षेत्रफल है वो राजस्थान के अंदर है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों थार के मरुस्थल की? थार का मरुस्थल की विशेषताएं आप पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड कर दी क्या? हाँ, विशेषता जनसंख्या, जन घनत्व, जैव, इसमें दोस्तों कौन सा थार मरुस्थल है? जनसंख्या भी कम है, जन घनत्व भी कम है और जैव विविधता भी अधिक है। थार का मरुस्थल किसमें अधिक है? जलवायु शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश है, इस प्रकार के प्रदेश में इसमें शामिल किया गया है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 61.11% है, वो दोस्तों थार का मरुस्थल है। राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व जनसंख्या 40% है, वो इस मरुस्थल के अंदर है। इसकी चट्टानें किस प्रकार की है? ट्रेसियर कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता परतदार चट्टानें हैं। जीवाश्म खनिज, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। यानी अगर आपको पूछा जाता है ना तो प्राकृतिक गैस इस प्रकार भी धनी प्रदेश है ये। बाड़मेर में सांचौर बेसिन या पेट्रोलियम के पदार्थ है। शाहगढ़ सब बेसिन जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार है। बीकानेर नागौर बेसिन में पूनम क्षेत्र, इनमें पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस है। पलाना क्षेत्र कपूरडी जालिपा बाड़मेर लिग्नाइट कोयला की क्षेत्र है। सोनू क्षेत्र जैसलमेर में चूना पत्थर निकलता है। नागौर जोधपुर में केमिकल ग्रेड चूना पत्थर निकलता है। थार के मरुस्थल में दोस्तों कौन कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? यहाँ पर देहली क्रम या मल्लानी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली और बलुई मिट्टी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? रेतीली और बलुई मिट्टी का है एल्टीसोल के नाम, सॉरी एंटीसोल। हाँ, या एरिडोसोल भी इसे कहते हैं। 1 मिनट रुकना, चलिए हाँ एनसेटिसोल।
तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी है दोस्तों, मरुगंगा या इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, जो अपना इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। आप सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर का विस्तार है यहाँ से है, 1 मिनट, विस्तार यहाँ से है। थार का मरुस्थल है यहाँ, ये पूरा का पूरा। मरुधरा जैविक पार्क बीकानेर के अंदर है। नागपानी वे कैक्टस खजूर आक, ये दोस्तों कहाँ पर होते हैं, ये अपने गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर होता है। यहां पर लू चलती है, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय गर्म लू पवन चलती है दोस्तों, उसे लू कहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा। ये दोस्तों एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लू किसे कहते हैं। लू दोस्तों अभी जून अप्रैल मई जून के अंदर चलने वाली हवाएं जो गर्म हवाएं हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाले गर्म या शुष्क स्थानीय पवनों को ही लू कहते हैं। बबूल्या आकस्मिक आने वाले वायु के चक्रवात, या दोस्तों जो अपने साधारण भाषा में कहते हैं ना आंधी, उसे दोस्तों बबूल्या के नाम से जाना जाता है। इसको छोड़ दो दोस्तों, प्रवाही पूर्वी सब भूल जाओ एक बार दोस्तों, आगे चलेंगे हम। पहले जो चीज़ें पढ़ने के लायक है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में ही। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण है दोस्तों किस प्रकार किया गया है, वह हमादा और इरके। जो मैंने स्लाइड छोटी है ना दोस्तों, वो IAS RAS लेवल की है, उन स्लाइडें में बनाई गई है। केवल आपको जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही करवाया जा रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों छोड़ रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको कंटेंट में कमी नहीं दिखेगी। जो मैंने पढ़ा दिया और पिछले PYQ PTT और BST की उठा लेना। भौतिक प्रदेश से इससे बाहर क्वेश्चन एक मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना, सर व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हुए कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आपने नहीं करवाया। जिस दिन ये टॉपिक पूरा हो जाए उस दिन करना, पहले मत कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी 50 स्लाइड और पड़ी है बाकी। हमारा दोस्तों अक्षय ऊर्जा निगम यहाँ पर है, पोखरण जैसलमेर के चट्टानी पथरीला मरुस्थल स्थित है। और ये चीज़ें आप छोड़ सकते हो इसमें। सोलर एनर्जी एंटरप्राइज दोस्तों सीज यहाँ पर, इसमें आप इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, जो रेंग है ना दोस्तों, ये जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वाला क्षेत्र है, इसे रेंग के नाम से इसे जाना जाता है। और इरक के नाम से जाना जाता है, वो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर नागौर चूरू सीकर झुंझुनवाला। पश्चिमी में अपना रेतीला मैदान दोस्तों, ये समवर्षा रेखा भी यहाँ विभाजन करती है दोस्तों। 25 मीटर में जो सेमी वर्षा रेखा है ये दोस्तों यहाँ से यहाँ है, यानी शुष्क रेतीला मैदान और अशुष्क मैदान, इसको 2 भागों में विभाजित करती है। शुष्क वाला क्षेत्र ये रह गया, अशुष्क वाला क्षेत्र ये रह गया। इधर साइड 25 से कम और इधर 25 से ज्यादा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप थार का मरुस्थल वर्गीकरण शुष्क रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। 41 और 58 दोस्तों, ये भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादातर आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। एक बार थोड़ा छोड़ो, एक बार इसको छोड़ो एक बार, पढ़ाने के लिए लायक चीज़ें आएंगी मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। एक मिनट रुकना दोस्तों, वो आपके एग्जाम के दृष्टि से इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने 50 स्लाइड का बोला था, लेकिन दोस्तों आपके दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने दोस्तों स्लाइड वो बड़े एग्जाम के लेवल के आधार पर बनाई हुई है। केवल वो आपको दोस्तों पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने आपके PYQ सारे एग्जाम दृष्टि से देखता हूँ। आपका राजस्थान का भौतिक प्रदेश है अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जो भी आपकी PYQ है वो लेकर आ जाना, ठीक है। जो अपने एग्जाम आए हैं वो लेकर आ जाना। कहते हैं ना सर ये नहीं करवाया दोस्तों, सारे एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF मैंने चैप्टर शुरू उस दिन बोला था मैं टेलीग्राम पर शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अब बोल रहा हूँ शेयर कर दूंगा दोस्तों, केवल आपके लिए, आपकी मेहनत
इसको पढ़ लेना, एक बार पीडीएफ को पूरी पढ़ लेना, ताकि आपको कई चीज़ अगर छूट गई है ना उसको एक बार रिवीजन कर सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में कमी मत छोड़ना दोस्तों। राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है दोस्तों, एक छोटी सी जो आपको चीज़ है ना वो चीज़ नहीं छोड़ी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों पहले मैं बेसिक करवा रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही हमारा दोस्तों पूरा टॉपिक कवर होगा उसको अपना टॉपिक जैसे नहीं हमारा सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट के अंदर दोस्तों आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज इस प्रकार करवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, एक बार आप बस देखते रहिए। नोट्स बना रहे हो नोट्स बना रहे हो दोस्तों, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं है, एक बार नोट्स नहीं बना रहे हो 2 बार वीडियो देख लेना, नोट्स बना रहे हो 1 बार देख लेना, बस यही रिक्वेस्ट है। प्रत्येक चीज़ को देखना है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ वो अपनी 100% ही चीज़ बोल रहा हूँ, जो मेरे मुँह से निकली हुई चीज़ें, स्लाइड से ज़्यादा चीज़ निकलती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन की अहमियत रखना, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं या दोस्तों मेरा कहना मानते हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करना। हमारे क्लास का शेड्यूल मैं आपको बताता हूं 1 मिनट, ठीक है ना। प्रत्येक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से रहेगी। क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए, 5 6 7 8 9 सारा टाइम टेबल आपके सामने है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको बस आँख में इसके बंद करके करवा देते हैं। क्लास टाइम टेबल और दोस्तों मोटिवेशन कोट है, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अब जो भी हो रहा है उसकी सोच परवाह मत करो, आपको मिलेगा ना उस दिन, आपको ईश्वर आपके लिए बेहतर से बेहतर आप जो सोच रखा उससे भी बेहतर आपको देंगे। इस मोटिवेशन को कोट के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक कल करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मिलते हैं। अगर दोस्तों कल 1 2 दिन अगर टॉपिक नहीं होता है तो आप निराश मत होना, क्योंकि स्लाइड आगे तैयार नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करूँगा कि टीम से या मैं दोनों हम लग के तैयार कर सके, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलती है। इस वजह से दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन को दोस्तों पूरा कंटेंट देना पड़ता है तुरंत, आपको थोड़ा सा 1 2 दिन क्लास मिस हो जाती तो आपको मिक्स करके भी कंटेंट दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना अपना और ख्याल रखना, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों कल शाम उसी टाइम, और नेक्स्ट अभी क्लास है उसको भी देख लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।